तो हिंदी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हुआ। अब बारी है इंग्लिश के एग्जाम की। तो बिना किसी इंट्रो के अंदर टाइम वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं, क्योंकि अब आपके पास में टाइम है बहुत कम और आपके पास में इंग्लिश का सिलेबस है बहुत सारा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, और जो लिटरेचर है ना, बहुत बड़ा जो सिलेबस लग रहा है उसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे और कहां से पढ़ने वाले हैं। ग्रामर की कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, कि मतलब कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो ये वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ते हो तो आपको एग्जाम में इसका नुकसान होगा। आप मे बी वो स्टूडेंट हो सकते हो जो कि 75 प्लस स्कोर करने वाला है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है कि इंग्लिश का आप एक बार समझो कि इंग्लिश है ना हमारी ना एक हिस्से के अंदर नहीं है, इसके आपके पास में 4 अलग अलग पार्ट है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा पैसेज का, फिर उसके बाद में ग्रामर का है, फिर राइटिंग का, और सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है इसका लिटरेचर का। अब इस तरीके से है कि इंग्लिश के अंदर 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर का वेटेज है। 40 मार्क्स का आपका इसमें वेटेज रहेगा। फिर उसके बाद में जो सेकंड सबसे हाईएस्ट वेटेज है वो है पैसेज का। अगर आप ये दो भी अच्छे से कर लेते हो तो 60 प्लस तो आपके मार्क्स ऐसे ही बन जाते हैं। फिर इसके बाद में जो पॉइंट आता है ना, वो आता है माइंडसेट का। अब ये जो माइंडसेट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू देखा, उसमें पूछा गया था कि आपको इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे मिली। उन्होंने बोला मेरे माइंडसेट की वजह से। अब उन्होंने बोला कि मेरे टारगेट हमेशा से हाई थे, इसीलिए मेरे को ये सक्सेस मिली। तो एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या आप कभी इसमें फेल नहीं हुए। उन्होंने बोला मैं फेल भी हुआ था, मैं बैंकरप्ट तक होने को आ गया था, लेकिन मैंने मेरा माइंडसेट चेंज नहीं किया, जिस वजह से आज मैं इतनी सारी चीजें कर पा रहा हूं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। अपने माइंड को हर बार बोला करो कि आई एम टॉपर, आई विल डू इट। अभी कमेंट्स में भी लिखो कि यस आई विल डू इट, क्योंकि जब तक आप ये अपने लिखते हो ना, तो आपके माइंड के अंदर एक एनर्जी बनती है और आपको खुद को एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूं। तो ये माइंडसेट रखो। अगर मान लो कि 95 का टारगेट रखा है, नहीं आया, 90 आ गए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हार थोड़ी गई। आपको 90 तो मिले, लेकिन अगर आप उस बारे में सोचोगे नहीं तो आप उसे किस तरीके से अचीव करोगे। तो सबसे पहले हर जगह के ऊपर लिखो कि यस आई विल डू इट, और दिन में उठते ही अपने आप से एक बात बोला करो कि यस आई विल डू इट, और कमेंट्स में भी लिखो कि यस आई विल डू इट। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं अनसीन पैसेज की। तो देखो यार, अनसीन जो पैसेज है ना, ये है आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से सुनना कि आपको इसे कैसे पढ़ना है और क्या करना है। तो देखो, अनसीन पैसेज जो है ना, इसको हर साल सीबीएसई की आदत रही है कि सीबीएसई ना और किसी के अंदर टफनेस डाले ना डाले, लेकिन इंग्लिश में जो पैसेज होता है उसमें उनको टफनेस डालने में बड़ा ही मजा आता है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, सीबीएसई की यही आदत है कि वो क्या करेगा, अनसीन पैसेज को थोड़ा टफ बना देगा। तो हमें इसे कैसे करना है, तो इसको करने की एक ट्रिक रहेगी जो कि आपको अभी फॉलो करनी है अपने लास्ट टाइम में। वो ये है कि आपको हर एक दिन एक पैसेज लेना है और उसके ऊपर टाइमर लगाना है 20 मिनट का, कि भाई 20 मिनट के अंदर मुझे पैसेज सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आकर के बोलते हैं मुझसे कि भैया मेरे को पेपर तो पूरा आता था, लेकिन मैंने पैसेज के अंदर 1.5 घंटा लगा दिया। अब 1.5 घंटे में उससे पेपर नहीं होता, पेपर छूट जाता है। तो इसीलिए आपको अपनी हैबिट बनानी है कि आप एक पैसेज को लेंगे तो उसको 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर कि आप कंप्लीट A to Z, जैसा आप एग्जाम के अंदर आंसर्स लिखोगे वैसे ही आंसर्स आपको लिखने हैं कंप्लीट आपको उसका सॉल्यूशन करके लिखना है, ताकि आपकी हैबिट हो जाए और आप आधे घंटे के अंदर उसे कंप्लीट कर लो और आपके पास में टाइम से होगा। ये होता है एक टाइम मैनेजमेंट। अब आता है कि आपको पैसेज में 20 में से 20 मार्क्स किस तरीके से ला सकते हो। तो उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका है कि सबसे फर्स्ट जो रहेगा कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। आपको सबसे पहले पैसेज को रीड नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसको क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए हम लोग फिर से पैसेज में जाएंगे, तो इसमें हमारा डबल टाइम वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा क्या रहता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करो, देन फिर उसके बाद में आप पैसेज के ऊपर मूव ऑन करोगे। तो आपको पता रहेगा कि भाई जो नीचे पैसेज है उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन है, जो कि आपको उसमें सर्च करना हो, वहां से आपको आंसर्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि हम गलतियां कर देते हैं यार, फास्ट हम करने के चक्करों में क्या करते हैं कि एमसीक्यू नहीं पढ़ते, क्योंकि जो सीबीएसई जानते हैं कि अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, नोट वाले क्वेश्चंस इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जल्दीबाजी में एमसीक्यू में गलती नहीं करनी है। चारों के चारों ऑप्शन को आपको एक बार देख लेना है कि ये सही है या फिर ये गलत। एक बार क्रॉस चेक आपको जरूर से कर लेना आंसर आने के बाद भी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आप इसे ना सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, रीडिंग सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अब आपको तो पता ही है कि ओएमआर का टाइम अलग रहता है, 15 मिनट पेपर पढ़ने का टाइम रहता है। तो वो जो 15 मिनट हैं उसमें जब बच्चे अपना पेपर पूरा देख रहे होंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा, उस टाइम पर आप ऑलरेडी उनसे +10 मार्क्स रहोगे, क्योंकि आपने 20 मिनट्स के अंदर एक पैसेज को सॉल्व करने की एबिलिटी ले ली है। तो जब तक वो पेपर स्टार्ट करेंगे
ऑलरेडी आप 10 नंबर ले चुके होगे। तो ये आपको करना है कि जो रीडिंग टाइम है उसमें आप कोशिश करना कि आपका एक पैसेज कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद में आपको उसे लिखना हो। ये होता है एक स्मार्ट स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अपने टाइम को मैनेज करता है। फिर लास्ट के अंदर आपके पास में टाइम बचेगा जिसमें कि आप लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कर सकते हो और पेपर इसमें बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है, अगर आपको सच में चाहते हो कि भाई मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिले, पैसेज में एक भी नंबर ना घटे, तो एटलीस्ट 2 पैसेज आपको हर दिन करने हैं। आपको सैंपल पेपर लेना है, उसमें 2 पैसेज आपको हर दिन करने हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में 20 मिनट का टाइमर लगा के, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी प्यारी सी लिटरेचर। अब जो लिटरेचर है ना, इसका वेटेज क्या है, वो है आपके पास में 40 मार्क्स का। तो अब ये जो 40 नंबर है इसे हम लोग किस तरीके से लेंगे, तो लिटरेचर में सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिटरेचर अगर आपका कंप्लीट नहीं है कोई सिलेबस, आपका जितना भी सिलेबस बाकी उसे आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है यार, अब टाइम कम है। तो आप लोग अगर ये सोचो कि भाई मैं एनसीईआरटी को पूरा डीपली स्टडी कर पाऊं, तो वो नहीं हो पाएगा। उसकी जगह पे आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है उसकी समरी। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी समरी मिल जाएंगी कि समरी ऑफ भोली, तो आपको 15-20 मिनट की वीडियो देखनी है। उस समरी को आपको देखने के बाद में जो करना है वो करना है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे प्लस ऑफ उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है डिटेल के अंदर, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इनको। और उसी के साथ में एक और बात आपको ध्यान रखने की, आपको रट्टा मत मारने लग जाना कि भाई जो क्वेश्चन है उनके रट्टे मार रहे हो, बुक वाली लैंग्वेज याद रखने की कोशिश कर रहे हो, मत करना, क्योंकि ये आप एग्जाम के अंदर जाकर के भूल जाओगे। उसको समझने की कोशिश करो कि वो जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, आपसे बुक बात करेगी। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बुक बोलेगी कि भाई इस क्वेश्चन में ये है तो इसका आंसर ही होगा, इस तरीके से होगा। तो आप उसे समझने की कोशिश करो ताकि आप एग्जाम तक उस चीज को अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी में, उनके आपको कीवर्ड्स लिख लेना है। कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर जब आप आंसर लिखोगे तो उनको आप हाईलाइट करोगे, तो वहां से क्या होगा कि आपका आंसर अच्छा दिखेगा, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी के, तो आप कोशिश करिए कि आप उसमें से क्या निकालें, कीवर्ड्स आपको उसमें से फाइंड आउट करने। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि आंसर लिखने की टेक्निक भी इसमें सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि आप आंसर को किस तरीके से लिखते हो। इसीलिए ध्यान रहे कि आपको आंसर लिखते टाइम इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका इंट्रो में, जिसमें या तो आप उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग जानते होंगे कि जो आपके फर्स्ट जो लाइन रहती है वो आपको क्वेश्चन से ही एज इट इज कॉपी करके वहां पर पेस्ट करनी होती है। इस आंसर की जो स्टार्टिंग होती है वो आप उसी से करो ताकि एक लाइन आपकी उसमें इंक्लूड हो जाए। फिर उसके बाद में आप जो भी मेन पॉइंट लिखना चाहते हो वो आप लिखो, और लास्ट में उसको कंक्लूजन जरूर से लिखना कि आप क्या कंक्लूड कर रहे हो उससे, कि जैसे कि आपने देखा कि भैया जो लेंचो था उसकी जो फील्ड थी वो बर्बाद हो गई थी, तो आप इसके कंक्लूजन में लिखेंगे कि वो किस वजह से बर्बाद हो गई थी। एक लाइन का आप इसमें कंक्लूजन लिख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपके आंसर प्रेजेंटेशन स्किल यहां पर अच्छी हो जाएगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में राइटिंग सेक्शन। अब ये जो राइटिंग सेक्शन है ये रहेगा हमारे पास में 10 मार्क्स का, और इसमें 10 नंबर लाना बड़े ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। वो ये है कि सबसे पहले तो कुछ मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि यही मिस्टेक होती है जो कि हमारे मार्क्स काटती हैं इसमें राइटिंग सेक्शन में। सबसे पहली तो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स का ना इतने मार्क्स काटते हैं ना राइटिंग में, एक स्पेलिंग मिस्टेक आपका -1/4 कर देते हैं, और 2 मिस्टेक होते हैं आधा नंबर चला गया, और 3 मिस्टेक होती है आपको 0 एग्जाम में दे दिया जाता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि आपको यहां पर ये लेकर के चलना है कि आपको स्पेलिंग जो है उसका ध्यान रहे, प्लस ऑफ आपको यहां पर ध्यान रखना है उसके फॉर्मेट का, क्योंकि फॉर्मेट का टोटल 1 नंबर होता है। अगर इसमें कुछ भी छोटा मोटा भी एरर होता है तो एग्जामिनर बिना सोचे समझे 1 नंबर काट लेगा। तो ये जो 2 चीजें होती है जिसकी वजह से राइटिंग में आपके मार्क्स कटते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कैसी लैंग्वेज लिखते हो, ये बाद में आता है। सबसे पहले आता है कि आपकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, प्लस ऑफ कि आपका फॉर्मेट सही है, तो ही आपको आगे के फिर वो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर उनके ऊपर जाया जाता है। तो स्टार्टिंग में यही 2 चीजें होती है जो कि हमें प्रॉब्लम करेंगी। फिर इसके बाद
बाद में जो हमारी लेटर राइटिंग है, इसमें आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो यार देखो, आप लेटर टू एडिटर को तो रट्टा मार लो, घोट करके पी जाओ। एटलीस्ट आप 2 से 3 इसके लिख करके देखो, अच्छे से अपने हाथ से पूरे कंप्लीटली उनका सॉल्यूशन लिख करके देखो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये कैसे करना है, आपको सबसे पहले 3 से 4 लेटर किसी भी एक सैंपल पेपर से आपको रीड करने, रीड करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की लैंग्वेज होती है जो कि हमें लेटर में लिखनी होती है। फिर उसके बाद में खुद का लेटर लिखो और उसे चेक करो कि क्या मिस्टेक्स हो रही है, वो आपको उसी से ही पता लगेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला दोस्त, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्रामर। तो यार देखो, ग्रामर है ना, बड़ी ही छोटी सी है, बस 10 मार्क्स की, और इसको तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो के अंदर भी कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर कि अगर आपने एक बार देख लिया तो उसके बाद में आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, सबसे पहले तो इसका वन शॉट रिवीजन देखो। जितने भी आपके चैप्टर आने वाले हैं, कोशिश करो कि आप उसका वन शॉट देखो। ये 6-6, 7-7 घंटे की मैराथन वगैरह सब बकवास होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करो कि अपना टाइम सेव करने के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियोस देखो, छोटी दिखा करो, 30-40 मिनट्स की सफिशिएंट होती है। इससे ज्यादा देखने में आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स अपने लाइफ के अंदर 7-7, 8-8 घंटे वेस्ट कर देते, लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चंस उसके नहीं होते। वो यही रीजन है, क्योंकि वहां पर जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो आपसे सॉल्व करवा देगा, लेकिन आप वहां पर सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रहे कि आप वन शॉट करने के बाद में क्वेश्चंस की वहां पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही करने होंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि, और ये सब करके आप आराम से 70 प्लस आ सकते हो। लेकिन अगर आपको 75 प्लस आना है तो कुछ गोल्डन टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी होगी। सबसे पहला तो है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमसे क्या होता है कि कई बार हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर छोटा सा गलतियां कर जाते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। प्लस ऑफ आपको राइटिंग सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखो, अच्छे से लिखो, कंप्लीट सॉल्यूशन उनका लिखो। जैसे आप एग्जाम के अंदर लिखने वाले हो, अच्छे से जैसा भी आप लिखते हो उसको चेक करो फिर कि आपसे कहां पर गलती हो रही है, ताकि आपके राइटिंग सेक्शन में तो एटलीस्ट 10 मार्क्स पक्के हो जाएं। फिर उसके बाद में आता है कि इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को करना है हाईलाइट। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से देखो कि क्या ये कीवर्ड के जैसे काम में लिया जा सकता है। एक नोटबुक में साथ में लिख लो कि भाई ये इस लिटरेचर में इस चैप्टर से ये कीवर्ड्स हैं जो कि मुझे यूज में लेने, जो कि आपके आंसर में हेल्प करेंगे। और उसी के साथ में एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में नहीं बताया मैंने, तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपको इसी तरीके से करना है। 3 से 4 एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो, फिर उसके बाद में खुद का एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आप इंग्लिश के अंदर डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने यहां तक देखा है तो हमारा एज यूजुअल दैन जरूर से लिखना, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। और अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। तो यही विश्वास के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।